हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे के हीरो मिस्टर जी से होती है, जो कि अभी अपने रूम में एंटर हुआ ही था कि उसके पीछे पीछे हमारी क्यूट सी फीमेल लीड टियान भी आ धमकी थी। बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी एंड मिस्टर जी को खुद की हेल्प करने को ही बोलने लगती है। और ये रिमेम्बर करता है कि आज जब अपने फ्रेंड के साथ ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था तो तभी उसने इसे कहा था कि मैंने तुम्हारे रूम में एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है, होप सो कि तुम्हें पसंद आएगा। अब ये समझ रहा होता है कि शायद ये लड़की वही गिफ्ट है जिसका कि मेरा फ्रेंड बात कर रहा था। दोनों रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हीरो की आंख खुली थी। अचानक ही इसे घर से भी कॉल आ जाती है। मॉम बहुत ज़्यादा परेशान थी इसके दूसरे छोटे भाई को लेके। यही कह रही होती हैं कि जल्दी से घर पे पहुंचो, और ये फिर इधर ही अपना नंबर टियान के फ़ोन में सेव करके चला गया था। साथ में उसने ये भी राइट किया था कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। जब तक कि टियान की आँख खुलती है, मिस्टर जी तो यहाँ से जा चुके थे। अब ये मैसेज रीड तो करती है बट उसे बिल्कुल भी पैसों के लिए यहाँ पे मैसेज नहीं करती। वैसे भी इसने पैसों की खातिर थोड़ी ना उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। पहले तो अपनी बहन जो कि इसकी स्टेप सिस्टर है एना, उस पर गुस्सा करने के लिए आई थी कि तुमने क्या हरकत की थी। रात को तो मुझे मैसेज करके बुलाया कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हो एंड मुझे पिक करने के लिए आओ। जब मैं तुम्हें पिक करने के लिए आई थी तुमने मेरे साथ क्या किया। खैर एना पे तो इसकी सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था कि वैसे भी ये आम सी बात है कि अगर तुमने स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की भी है तो इसमें क्या ही बड़ा इशू है। वेल तुमने ना अब कॉलेज नहीं जाना है, मैंने पापा से बात कर ली है। अब से तुम्हारे लिए एक फैक्ट्री में उन्होंने काम का अरेंज कर लिया है, तुम वहीं पे काम करने के लिए जाया करोगी। वैसे भी तुम्हारी ग्रैंड माँ की जो मेडिसिन्स हैं उसके एक्सपेंसेस हम क्यों बर्दाश्त करें, खुद भी तो कुछ कमा के खाओ ना। ये भी क्या करती, ग्रैंड माँ की खातिर मानी गई थी कि ठीक है मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, काम करने के लिए चली जाया करूँगी। इसकी ग्रैंड माँ तो कहती हैं कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी फ़िक्र क्या करो। बट नहीं, इस दुनिया में एक ग्रैंड माँ ही थी जो कि इससे इतना ज़्यादा लव करती हैं, ये कभी भी उन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी इसकी मॉम की डेथ हो गई है, स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर ही हैं, और इसके पापा हमेशा उन्हीं की बात मानते हैं। उन्होंने कभी अपनी बेटी को तो कुछ समझा ही नहीं, ना ही इसकी केयर की। दूसरी तरफ ही अब हमें हमारे हीरो की मॉम को दिखाया जाता है। अपने सेकंड बेटे को लेके काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थी। कहीं कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद के वो फूल बन के रह गया। इन्होंने एक फॉर्चून टेलर से बात की थी और उन्होंने बताया था कि एक लड़की जिसका के बर्थ साइन उसके साथ मैच होगा, बस उसी वही लड़की की वजह से ही वो ठीक हो सकता है। और ये सारी बातें इसने अपने बड़े बेटे से शेयर कर ली थी। वो भी कह देता है कि आप परेशान मत हो, 2 मंथ के अंदर अंदर असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि वो उस लड़की को तलाश करके लाओ। चूँकि ये भी अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा लव करता है कि वो भी ठीक हो ही जाए तो बेहतर ही होगा। उसकी हरकतें भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब हमें 2 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। ये अभी 2 मंथ से पीरियड्स नहीं आए थे। ये अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है कि क्या मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। इससे पहले कि पता चला पाती, पीछे से एना ने आके इसे धक्का दे दिया था कि अपनी तैयारी करो, क्योंकि काफ़ी सारे पैसों के बदले में इन्होंने जेट फैमिली को इसे बेच दिया था। वो ये कह भी रही होती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, बट ना इसकी बात किसने माननी थी। वो तो सामान पैक करके ही इसे थमा देते हैं कि आज से तुम जेट फैमिली में जाके उनका जो सेकंड बेटा है उसकी पर्सनल मेड बनकर उसका ख्याल रखोगी, कुछ भी गड़बड़ी मत करना, समझी तुम। ये बेचारी बार बार कह रही होती है कि मैं क्यों जाऊं भला, वैसे भी आप लोगों ने पैसों की खातिर ऐसा क्यों किया है। हालांकि मैं तो फैक्ट्री में काम करने के लिए भी जाया करती हूँ, कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं दिलाई। लेकिन वो ग्रैंडमा थी ना जिसकी को लेके इसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया करते हैं कि अगर तुम ना गई तो देखना हमने जो ग्रैंडमा है उन्हें मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं ला के देनी, हो सकता है कि वो मर भी जाएंगी। वैसे भी जाके बस एक पर्सनल मेड बन के उसका ख्याल ही रखना है। वो तो जेट फैमिली है भी काफ़ी ज़्यादा रिच, सो तुम्हें पैसों की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। अब ये क्या करती, बार बार इसे ब्लैकमेल कर रहे थे ग्रैंडमा के नाम पे। ये भी मान जाती है कि ठीक है कुछ दिन रह के फिर मैं वापस आ ही जाऊंगी। और इसके पीछे ही एना चेक करती है कि ओह नो ये तो प्रेग्नेंट थी। फ़ौरन से आके अपनी मॉम को बताती है कि अब तो हम गए काम से, क्योंकि जेट फैमिली को ऐसी लड़की चाहिए थी जो बिल्कुल वर्जन हो, लेकिन वो तो प्रेग्नेंट थी। अगर जेट फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो फिर बस हमारी शामत तो आई ना उनके हद। तो अब इधर ही मॉम के पास ही दिखाया जाता है टियान को।
मॉम तो यही कह रही होती हैं कि यहाँ पे अच्छे से रहना, बिल्कुल भी मिसबिहेव मत करना। बाकी जो मेरा बेटा है उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, मैं तुमसे कोई भी शिकायत ना सुनूं। 2 मिनट्स तो वैसे ही जली पड़ी थी कि ये यहाँ पे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेगी, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगी। बाकी कहीं ये मिस्टर जी एंड साथ ही साथ मिस्टर जियोन को कहीं सिड्यूस करने की कोशिश करने के लिए तो नहीं आई है। इसका सामान चेक करने लगी थी कि शायद अपने साथ कुछ ड्रेसेस वगैरह ऐसी लेके आई हो, और इसी चक्कर में इससे पहले कि ये बेचारी उनसे अपना सामान लेने की कोशिश करने के चक्कर में नीचे गिरती, तभी ही पीछे से मिस्टर जी ने आगे से पकड़ लिया था। ये रात को तब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी तो अभी मिस्टर जी को पहचान नहीं पाती है, लेकिन मिस्टर जी ने तो इसे पहचान ही लिया था कि ये तो वही लड़की है। अब जैसे ये नोट करते हैं कि कैसे वो मेड्स इससे बदतमीजी कर रही थी, सो मिस्टर जी तो उन दोनों पे ही गुस्सा कर जाते हैं कि यहाँ पे हमारे रूल्स चलते हैं, आप लोगों के नहीं। अगर ये यहाँ पे स्टे करने के लिए आई है तो आप लोग कौन होती हो इसे टॉन्ट मारने वाली। एंड देन इसे ही इसके रूम में भेजने का कह के साथ में लेता हुआ वहाँ से जाने ही लगा था। थोड़ी दूर जाने के बाद ही इससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। ये कह देती है कि नहीं, मुझे तो पैसे नहीं चाहिए। और कौन से पैसे, आपने मॉम एंड डैड को तो ट्रांसफ़र कर ही दिए होंगे ना, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। वो अब मन में सोच रहा होता है कि क्या मतलब कि इसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है कि मैं वही वाला बंदा हूँ, और हालांकि मैंने नंबर भी सेव किया था। चलो कोई नहीं, अगर ये मेरे भाई की पर्सनल मेड बन के आई भी है और फिर यहाँ पे इसे इसकी ही प्लेस याद दिलवाने लगा था कि कुछ भी गड़बड़ी मत करना। मन से थोड़ा बहुत खफा भी लग रहा होता है कि इसने मुझसे पैसे क्यों नहीं माने हैं, कहीं मेरे भाई के क्लोज जाके कुछ और करने के इरादे तो नहीं है इसके। फिर उसे काफ़ी रूड बिहेव करने लगा था। एंड तभी ऊपर से जियोन भी आ जाता है। वो तो इधर टियान से मिलके बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, ऐसे मानो कि उसे इसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई हो। ये भी उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है और दोनों साथ में खूब सारी मस्तियाँ भी करते हैं। हालांकि पहले जो मेड जाया करती थी वो इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, इसलिए ही तो मॉम ने सख्ती से कहा था कि मेरे बेटे से अच्छा सलूक करना। और जैसे ही उन दोनों को साथ में घुलता मिलता हुआ देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे किसी को तो जेलसी हो ही रही होती है। बाद में अचानक जैसे ये जियोन के साथ मिलकर खाना खा रही थी तो इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब ये मन में सोच रही थी कि कहीं सच में मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। उस वक्त तो मैं पता भी नहीं चला पाई थी। एना साहिबा की जो एंट्री हो गई थी। अब यहाँ पे जियोन से कहती है कि मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, बस मैं वापस आ जाऊँगी, बस मेरे आने का वेट करना। अब जैसे ही हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती है तो रास्ते में ही मिस्टर जी कह देते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अगर कहीं जाना है तो। ये भी कह देती है कि हाँ मुझे अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना था। अब वो भी कह देता है कि अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भला जियोन की तरह बेवकूफ़ जो नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने में आ जाऊँ। ये भी कह देती है कि नहीं नहीं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, सच में अपना चेकअप कराने के लिए जा रही हूँ। अब वो भी इसे हॉस्पिटल के बाहर ही आकर छोड़ देता है। एंड मन में थोड़ा सा इसे डाउट भी होने लगा था कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है उस रात की वजह से। क्या सच में मैं इसे याद नहीं हूँ कि वो वाला लड़का मैं था। अब हॉस्पिटल में आके वाकई में ये प्रेग्नेंट है। और तभी एना भी आ गई थी कि ये सब कुछ क्या है। वो तो इसका अबॉर्शन करवाना चाहते थे कि अगर जेट फैमिली को पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो उन्होंने तो हमें छोड़ना ही नहीं है, बल्कि जो उन्होंने हमें पैसे दिए थे वो भी वापस ले लेने हैं। ये तो साफ मना कर देती है कि मैं आप लोगों का कहा क्यों मानूं, आप लोगों को तो पैसे मिल गए होंगे ना कि जो कि जेट फैमिली ने दिए थे, फिर भी मेरी राह में रुकावट बनने के लिए आ गए हो। बट नहीं, ये तो जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे थे। इवन के सबके सामने ही इस बेचारी को बहुत ज़्यादा जलील भी करते हैं कि ये तो नाफरमान औलाद है, हमारी तो बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है। अचानक ही इसका फ़ोन छीन लेते हैं, जहाँ पे कि इन्हें वो नंबर मिल गया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे ले लेना। ये तो फ़ौरन से कॉल मिलाती है मिस्टर जी को। अब इसलिए सी बात है, उसका ही नंबर था। यही कह रही होती है कि अभी के अभी हॉस्पिटल में पहुँचो और तुम्हें तो पैसे देने ही पड़ेंगे जो करतूत तुमने किया था। ये अब मना करने की कोशिश करती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मेरा बिजनेस है, आप लोग बीच में अपनी टांगे क्यों अड़ा रहे हो, जो भी बात होगी मैं खुद ही कर लूँगी ना उस बंदे से। ये लोग कहाँ बाज आने वाले होते हैं, इन्हें तो मौका चाहिए था इस बेचारी को सबके सामने ही बेइज्जत करने का। अब सारे कह रहे होते हैं कि वाकई में ये ऐसी ही लड़की होगी, कैसे अपने माँ बाप को परेशान कर रही है। ये बेचारी हम क्या ही करती, इससे पहले कि मजीद इससे बदतमीजी करते। तभी मिस्टर जी आगे होते हैं।
अब वो तो इन्हें ही रोकने लगे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब ये फैमिली तो जानती है कि ये तो जट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और इधर क्या कर रहा है मीन के हॉस्पिटल में। यहाँ पे तो इस वक्त उस लड़के को आना चाहिए था जिसे कि हमने कॉल मिलाई थी। खैर ये तो उन्हें इससे बदतमीजी ना ही करने को बोलने लगा था कि ये अब हमारी फैमिली की मेंबर बन चुकी है, आइंदा के बाद मैं ना देखूं कि आप लोग इसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। एंड देन फ़ौरन से इसे अपने साथ चलने को ही बोलने लगा था। ये सारे अब अपोलोजाइज़ कर रहे होते हैं कि हमसे गलती होगी, प्लीज़ मिस्टर जी हमें माफ़ कर दीजिएगा। अब ये फ़ौरन से ट्रियान से कह देता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो। उसे पता नहीं चला था कि ये प्रेग्नेंट है। अब पीछे से ही प्लान बना रहे होते हैं कि चलो अब यहाँ पे वो मिस्टर तो आ गया लेकिन बाद में हम कोई और प्लान बनाएंगे कि उसका हर हाल में अबॉर्शन हमने करवाना है। अगर उस फैमिली को पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट है फिर तो हमारी शामत उनके हाथों आ ही जानी है। हमारे जो कि उन्होंने हमें पैसे दिए हैं वो भी जाएंगे हमारे हाथ से। यहाँ से जाते हुए वो इससे पूछना चाहता था कि ये सब कुछ हॉस्पिटल में क्या हो रहा था। खैर नहीं बताती है कि अभी भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे ही कि जो भी मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, दूसरों को इस मामले में क्यों घसीटूँ। अब इसे तो यही लग रहा था कि शायद कोई इमरजेंसी की वजह से मिस्टर जी हॉस्पिटल में आए होंगे तो इसलिए इन्हें पता चला कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वरना कि मेरी हेल्प करने के लिए क्यों ही आते। अभी भी इसे लग रहा था कि शायद इसे पता नहीं है कि उस रात वाला लड़का मैं ही हूँ, क्योंकि 2 दफ़ा तो वो पूछ चुका था और इसने हर बार ही उसे पहचानने से मना किया था। उस वक्त बहुत ज़्यादा टुन जो थी, इसे कैसे मालूम होता कि वो मिस्टर जी ही थे, स्पेशली कि इसे घर ड्रॉप करने के लिए भी आया था। ये उसे थैंक यू बोल रही होती है आज के दिन अपनी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। और ये देख देख के ऊपर से वो जो 2 मेड्स थी ना उनका तो जलन के मारे बुरा हाल हो जाता है कि ये देखो ज़रा, हालांकि मिस्टर जी आज तक कभी भी काम से नहीं आए हैं और वो इस लड़की को घर ड्रॉप करने के लिए आए। ज़रूर इसकी तो कुछ और ही चाल होगी, उन्हें सीड्यूस ही कर रही होगी और ऐसा हम अपनी लाइफ में कभी होने नहीं देंगे। और बस जैसे ये घर पे आती है तो इस बेचारी को बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगे थे। इसका बैग चेक करने लगती हैं कि इसमें क्या है, ज़रा हमें भी चेक करवाओ। उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिरती तो है बट वो फ़ौरन से उसे लेती हुई अपने रूम में ही आ गई थी कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी कहीं छुपाना पड़ेगा, वो लोग देख ना लें, फिर ऐसे ही खामा में मुझ पर और ज़्यादा जुल्म करेंगे। इधर ही जियोन जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि ठियान वापस आ गई है, खुशी में उससे मिलने के लिए जाना चाहता था। ये बेचारी भी उसकी तरफ आती तो है बट तभी इन मेड्स ने अपना पाँव आगे कर दिया था। इसी बीच ही जियोन को भी चोट लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई चीज़ उसके ऊपर गिरती तभी आगे से ठियान आ गई थी। इसके शोल्डर पे चोट तो लग गई थी बट किसी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। हालांकि जियोन को तो कुछ कम ही जख्म आए थे लेकिन मॉम को इसी की टेंशन हो रही होती है कि ये सब कुछ इसी मनहूस की वजह से ही हुआ है। बाकी मेड्स ने भी इसी की शिकायत लगाई थी कि इसी लड़की की वजह से जियोन की ये हालत हुई। अब मॉम उसे थप्पड़ मारना चाह रही होती हैं बट तभी आगे से मिस्टर जी ने इनका हाथ पकड़ लिया था कि जो भी मामले है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, आप सिर्फ जियोन को देखें कि कब उसे होश आता है। बाकी इसे घर से निकालने का ऑर्डर तो उन्होंने दे दिया था। बेचारी यहाँ पे आके अपने ज़ख्म पे कुछ मेडिसिन लगा ही रही होती है कि तभी इन मेड्स ने आके इस बेचारी को ना सिर्फ यहाँ से धक्के दे के बाहर निकालने का ही फुल प्लान बना के रखा होता है, इसका जो भी सामान पड़ा था उसे भी नीचे ही गिरा देती हैं कि ये तो बड़ी मैम का ही ऑर्डर है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा के बाद इधर अपने मनहूस कदम बिल्कुल भी मत रखना। एक आंटी तो काफ़ी ज़्यादा ही नाइस थी, हालांकि वो इसे रोकना चाह रही होती हैं कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा बट क्या करती, यहाँ पे तो किसी की कोई भी चलती है ही नहीं। ये भी अब अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा ही रही होती है। अचानक ही रेन भी होने लगी थी, सारा कुछ ऊपर से खड़ा जी भी देख रहा था। अब मॉम के सामने तो उसकी भी नहीं चलती है। अब इसे रोकना तो चाह रहा होता है बट क्या करता। इधर रास्ते में ही एक लड़का इसे लिफ्ट देने की बात करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ये मना कर देती है। उसके एक्सप्रेशन से तो साफ लग रहा था कि वो एक नंबर का फ्लर्टी बॉय इसके साथ क्या करते। ऊपर से इसके शोल्डर पे चोट आई हुई थी, सामान भी इससे नहीं उठाया जा रहा होता, लेकिन फिर भी ये चली ही जा रही होती है। इसके पास पैसे नहीं थे कि एक टैक्सी बुक करवा लेती। जैसे ही जियोन को होश आता है वो तो अपनी मॉम को सारी बात का बताने लगा था कि कहाँ पे है, मैंने तो अभी के अभी ठियान को देखना है, उसकी वजह से ही, हालांकि उसने अपने खुद के शोल्डर पे चोट लगवाई, मुझे उसने बिल्कुल भी जख्म नहीं लगने दिया। और बाकी जो कि मेड के करतूत होते हैं सारे ही एक्सपोज कर देते हैं कि बेशक सीसीटीवी कैमरा में देख लो। अब ये अपोलोजाइज करने लगी थी कि हमसे गलती हो गई, हमें वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया था। अब जिस मेड की वजह से जियोन की ये हालत हुई थी उसे तो जॉब से फायर कर दिया गया था और मिस्टर जी खुद
पिक करने के लिए पहुंच आए होते हैं ठियान को। वो तो बारिश में भीगती हुई बैठी हुई थी। अब जैसे ही अपना ये हाथ आगे बढ़ाता है, वो भी इसका हाथ थाम के उठने की कोशिश तो करती है, बट इसकी बाजुओं में ही बेहोश हो गई थी। वो अब इसे उठाता हुआ घर पे लेके आ गया था। अब जैसे इसकी आँख खुलती है तो आंटी बता रही होती हैं कि कल कैसे आपको रात को घर पे मिस्टर जी उठा के लेके आए थे। उन्हें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस मेड ने आपके साथ ये सलूक किया था उसे जॉब से फायर कर दिया गया है। आइंदा के बाद कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। बाकी मिस्टर जी आपके लिए मेडिसिन रखे गए हैं, आप इसलिए ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहती हुई जैसे वो साइड पे जाती हैं तो पीछे से अपने शोल्डर पे जो चोट लगी हुई थी उस पर मेडिसिन लगाने की कोशिश करती है। तभी डोर से इसे किसी की आहट सुनाई देती है। ये समझती है कि शायद इधर वही आंटी ही आई होंगी, उन्हें हेल्प करने को बोलती है। बट जैसे ही पीछे से मिस्टर जी की आवाज़ सुनती है तो एकदम सरप्राइज होकर खड़ी हो गई थी कि मुझे नहीं पता था, कि मैं समझ रही थी कि आप आंटी हैं। वेल इन दोनों को तो देखता देखता हुआ जियोन भी आ जाता है। वो जैसे इसे हक करता है कि शुक्र है कि घर पे आ गई हो, बट तभी जी कह देता है कि इसके शोल्डर पे चोट लगी है, पीछे हो जाओ। वो अब ब्लो करने की कोशिश करने लगा था कि जल्दी से ये ठीक हो जाए एंड अपोलोजाइज भी करता है। वो कह देती है कि कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब फिर अपने भाई से कहने लगा था कि आप भी ब्लॉक करें ना, इस तरह से ये देखना जल्दी से ठीक हो जाएगी, ऐसे ही होगा। जब वो इसके क्लोज आता है तब तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी एंड फ़ौरन से फिर जियोन पूछने लगा था कि मेरे भाई ने ब्लॉक किया, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं, ठीक हुई ना, हर्ट तो नहीं हो रहा। ये भी कह देती है कि नहीं मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं टेंशन मत लो। वो भी अब कह देता है कि ये तो मेरे भाई ने आपको यूँ ब्लॉक किया है ना, इसकी वजह से आप जल्दी से ठीक हो गई हैं। वो दोबारा से ब्लॉक करने को कहता है लेकिन ये मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाके रेस्ट करो। इसके लिए तो मिस्टर जी ने बहुत सारे कपड़ों का भी अरेंज कर लिया था। अब उनके घर पे रहने के लिए आई है तो वो इसे किसी भी कमी का एहसास नहीं दिलवाना चाहता था। अब उसने इसे कपड़े गिफ्ट किए थे तो जियोन भाग के एक बॉक्स लेके आता है जिसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी थी। इसकी मॉम ने इसकी होने वाली वाइफ के लिए अरेंज करके रखी होती है। ये इसे गिफ्ट करना चाह रहा होता है, ये मना कर देती है कि नहीं ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी होने वाली वाइफ के लिए रखी हुई है ना, तो ऐसे किसी दूसरे को नहीं देते हैं। ये सब कुछ तो दूर खड़ा जी भी देख रहा था। उसे जेलिसी तो होती है लेकिन क्या करता, फिर वहाँ से चला जाता है इन्हें इग्नोर करके। अब ये उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अपनी वाइफ के लिए इन्हें संभाल के रखो, ये गिफ्ट उसे ही देना। अब ये कह देते हैं कि क्या सिर्फ अपनी वाइफ को ही गिफ्ट दे सकते हैं, सो इसका मतलब है कि आप मेरे बड़े भाई मिस्टर जी की वाइफ हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो आपको कपड़े काफ़ी सारे गिफ्ट किए हैं और जब मैं ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा हूँ तो आप मुझसे ले नहीं रही हो। ये फ़ौरन से उसके फेस पे हाथ रख देती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने कल मेरे सारे उनकी वजह से कुछ कपड़े वगैरह ख़राब हो गए थे ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे फिर बाद में लौटा दिए, एक फेवर कर दिया और कोई बात नहीं। अब जियोन फ़ौरन से ही मान गया था कि ठीक है ठीक है। अब इन सारी बातों को छोड़ के वो अपने हाथों से ही इसे कुछ स्नैक्स वगैरह खिलाने की कोशिश करता है और ये देख देख के एक और मेड को तो और ज़्यादा जलन हो रही होती है जिसका नाम होता है ग्रेस। वो तो अब यहाँ पे इनकी मम्मी को ही भड़काने लगी थी कि देखे मैडम ये कैसे यहाँ पे अपने जियोन को चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रही है, उससे कि हालांकि काम भी करवा रही है क्योंकि इस वक्त जियोन इसे अपने हाथों से खाना खिलाने की जो कोशिश कर रहा था। और ये देख देख के अब मॉम को भी गुस्सा आ जाता है कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही है। हालांकि मैंने इसे कहा था कि मिसबिहेव मत करना, बट नहीं, ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। वो तो ग्रेस के कहने में आ ही गई थी, बाद में इसे छोटी छोटी पनिशमेंट भी देती ही रहती हैं। सारा गुस्सा जो इस पर निकाल रही थी कि आइंदा के बाद मुझे ज़रा तुम्हारी कोई शिकायत तो मिले। इसके बाद वो मेड ग्रेस इससे यहाँ पे डॉगीज़ की पूप वगैरह भी साफ़ करवाती है और खुद तो दूर पड़े डेस्क पे ही जाके बड़े मज़े से ही फ़ोन चलाने लगी थी। और इस बात पे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है, बट क्या करती कि मैडम को ऑर्डर है तो मैं कैसे उनका ये ऑर्डर नहीं मान सकती हूँ। ये जैसे ही नोट करती है कि जैसे पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी दोबारा से वैसे से फीलिंग आ रही है, सो पूछ लेती है कि कहीं तुम सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्या आपने चेकअप करवाया। ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ, सो तुम बताओ कि क्या कर सकती हो। वो इससे लड़ाई करने के लिए आती है कि मेरे सामने ज़बान चला रही थी। ये भी आगे से जो कि अभी साफ़ कर रही थी डॉगी की पूप वही वाले हाथ इसे लगा देती है। अब तो ये ग्रेस गुस्सा करते हुए फिर से मैडम को भड़काने के लिए आ जाती है। अब जैसे तैसे करके जो भी इसे मैडम ऑर्डर देती हैं कि ठीक है तुम जो भी उसके साथ सलूक करना चाहती हो बिल्कुल कर सकती हो, फिर से उसे पनिशमेंट ही दिलवाती है। बाहर ही नील डाउन होकर उसे खड़ा कर दिया था। बेचारी सारी रात भूख की वजह से भी यहीं पर बैठी ही रही थी।
जाहिर है इसके पेट में बेबी भी होता है, इसे भूख तो लगती ही है। यहाँ पे एक आंटी को बड़ा रहम आता है, वही वाली आंटी इसके लिए खाना लेके जा तो रही थी, बट फ़ौरन से ही आगे से ये चुड़ैल कहीं की आके उन्हें मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो मैंने मैडम को जाके आपकी शिकायत लगा देनी है और तब तो आप जाएंगी ना काम से। अब आंटी को कुछ और नहीं सोचता है, वो तो फ़ौरन से मिस्टर जी को कॉल मिला देती है और वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था उस सारी बात का बता दिया था। वो बिजनेस ट्रिप पे साइड पे जो गया हुआ था, वो अभी असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि सामान बांधो और अभी कि हम कंट्री वापस जा रहे हैं। इधर ये नोट करती है कि कैसे इसके पास तो ब्लड पड़ा हुआ है। इसे मज़ीद कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वरना पता तो चल ही जाता। ये स्टिल यही कह रही थी कि अभी के अभी मुझसे माफ़ी मांगेगी, जो कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी कल, बट नहीं, ये भी कहाँ पीछे हटने वाली होती है। इसने कहा माफ़ी मांगनी थी, इसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, बस ये ग्रेस ही थी जो कि उससे बदतमीज़ी किए जा रही थी। अब दोबारा से इसे पाँव मार के इसने उसे नीचे गिरा दिया था। अब इसकी हरकतें तो बढ़ती जा रही होती हैं और यही देखते देखते ऊपर से जी भी आ जाता है। वो इसे मना करता है एंड देन इसे उठाता हुआ फिर रूम में ही लेकर जाने लगा ताकि ग्रेस, तुम्हें तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, यहाँ पे आखिर को चल क्या रहा है। डॉक्टर से इसका चेकअप करवा लिया गया था। अब वो कह देता है कि देखो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारे सारे टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाएगा कि वो ब्लड जो निकला हुआ था वो किस चीज़ का था। ये मना कर रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी पर्सनल मेरे मैटर्स हैं आपको उनमें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके अपने टेस्ट करवा लूँगी। इसे यही था कि सबको ये मालूम ना हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब वो भी कह देता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी सियोन भी इसे देखता हुआ आ गया था कि क्या आपको पता है कि मैं आपको लेकर कितनी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। एक्चुअली में सियोन तो इसे पसंद भी करने ही लग गया होता है कि ये कितनी ज़्यादा नाइस है। अब तभी फिर जी कह देता है कि इसने हमें यहाँ से भेजने को कह दिया है, इसे रेस्ट करने की ज़रूरत है ना, चलो मेरे साथ, हम बाद में ही आके मिल लेंगे। और जब वो जियोन का हाथ पकड़ के जा रहा होता है तो उसके फेस की स्माइल चेक करने वाली उसने जानबूझ के ही किया था। इधर जियोन भी ने भी फैसला कर लिया होता है कि ठीक है, अगर सभी बुली कर रहे हैं ना यहाँ पे टियान को, तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ, उसके बाद तो कोई भी उसे बुली नहीं करेगा ना, यही सुनना था। तभी अपने कदम यहीं पे रोक लेता है। इस वक्त उसे अपने भाई की ये बात बहुत ज़्यादा ही बुरी लगी थी, बट से क्या करता, अपने भाई से भी इतना ज़्यादा लव करता है तो इसी वजह से वो कभी भी उसे निराश थोड़ी ना कर सकता था, ये बता के कि वो खुद भी तो टियान को पसंद करता है और ये वही लड़की है जिसके साथ कि उसने नाइट स्पेंड की थी। अब ग्रेस मैडम फिर से, हालांकि बात सोनिया आने वाली होती है, इतनी सारी उल्टी हरकतें करती है, उसका सारा रूम छान मारती है कि मैं पता चला के रहूँगी कि वो जो ब्लड था तुम्हारे पीरियड्स का नहीं था, बल्कि तुम प्रेग्नेंट हो। और अचानक ही उसे इसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी मिल जाती है कि अच्छा तो ये बात है, अब मैं जाके फ़ौरन से ही मैडम को बता दूंगी, फिर देखती हूँ कि वो तुम्हें अपने घर में स्टे करने की इजाज़त कैसे देते हैं। और यहीं पे अगर जियोन को दिखाया जाए, वो अपनी मोम से जिद कर रहा होता है कि मैंने टियान से शादी करनी ही करनी है, सारे लोग उसे बुली करते हैं, जब मैं उससे शादी करूँगा तो कोई भी उसे बुली नहीं करेगा, वैसे भी वो इतनी सारी अच्छी है, मेरा इतना ख्याल भी रखती है। अब इसकी ये ज़िद को देखते हुए मोम मान ही रही होती है कि ठीक है, अब जैसा कि अपने भाई से भी इसने इजाज़त मांग ही ली होती है कि क्या मैं उससे शादी कर लूँ। और तभी ऊपर से ग्रेस आके कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, शायद आप सबको खबर नहीं होगी कि वो प्रेग्नेंट है, यही सुनना था। अब फ़ौरन से ये आके टियान को पकड़ लेता है कि मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्या वाकई में तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन टियान जी के सामने झूठ बोल देती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेशक आप जाके टेस्ट भी करवा लें। अगर मैंने झूठ क्यों बोलना था इस बारे में। बाकी जो कि रिपोर्ट्स उसके हत्थों लगी थी, इसने जैसे तैसे करके उन्हें चेंज कर दिया था अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में कि बस ये थोड़ी सी इल थी और कुछ नहीं। और जैसे कि ग्रेस को ये गलत फहमी हो गई कि ये प्रेग्नेंट है, अब सब कुछ तो क्लियर हो चुका था। बाकी जो कि ग्रेस ने इस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की एंड दिन ब दिन उसकी बदतमीजियाँ भी बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। बाद में स्पेशली आंटी से कह के यहाँ पे जी ने तो इसके लिए एक सूप बना के भेजा था कि ये अपने पीरियड्स में है तो ये वार्म सा पिएगी ना तो इसे अच्छा महसूस होगा। और ये देख के ये तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रही होती है। और यहाँ पे हमें इतना तो फील हो जाता है कि जैसे हो ना हो ये भी जी को पसंद करने लगी है, बस सबके सामने शो नहीं करवाती है। अगले दिन अब सियोन पूछ रहा होता है कि जो सब लोग आपसे यही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप प्रेग्नेंट हो, क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या आपकी बेली में बेबी है। वो टच करने की कोशिश करता है तो जी रोक देता है। सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे और यहाँ पे फाइनली मम्मी भी इसे अपने साथ खाने पे इनवाइट कर लेती हैं। अब नेक्स्ट सीन में इन लोगों को खाने की टेबल पे ही बैठे हुए दिखाया जाता है।
अब अचानक ही जैसे ये जियोन को सर्व कर रही थी तो हॉट सूप उसके हाथ पे गिर जाता है और ये देख के मॉम तो उस पर भड़क ही जाती हैं कि तुम में तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। अगर तुम ऐसे ही जियोन के साथ करती रही तो फिर ना जाने क्या ही कर लेना है। इससे पहले कि मज़ीद उसे इतनी ज़्यादा इंसल्ट करती तभी जी बोल पड़ते हैं और वो इनकी बात बदलने की कोशिश करने लगा था। खैर चाहे जो भी था वो टियान को पसंद करता था, कभी नहीं चाहता था कि मॉम खामखा में इस बेचारी को परेशान करती रहें। अब जैसे ही जा रहा होता है तो मॉम कह देती हैं कि आज ही नियान वापस आ रही है कंट्री से, वो इसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी कि तुम उसे लेना बिल्कुल भी मत भूलना, कुछ दिन हमारे घर पे ही स्टे करेगी। और जैसे ही दोपहर के वक्त ये दोनों साथ में मौज मस्ती कर रहे थे तभी कुछ टॉयज़ वगैरह जियोन के लिए लेके ये आ जाते हैं एंड इसके पीछे पीछे वही लड़की नियान भी थी। वो इसे टच करने की कोशिश करती है कि कैसे हो जियोन, और ये फ़ौरन से पीछे हो जाता है, बल्कि जाके वो तो टियान के पीछे ही छुप गया था। जैसे ही टियान खुद को नियान से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, अब नियान को तो पता चल जाता है कि इस लड़की को घर में कुछ अलग ही प्रोटोकॉल मिल रहा है। जियोन की भी इसके साथ ज़्यादा बनती है और कहीं जी को भी ये सिड्यूस ना करे। यहाँ पे तो उसने मन में अपना इरादा बना लिया था कि इस लड़की को तो मैं घर से बाहर निकाल के रहूँगी। इसकी ड्रेस से ही को देख के लग रहा है कि जैसे कि इसे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा ट्रीट किया जा रहा है और मैं अपने होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। फ़ौरन से उसे ऑर्डर देती है कि मेरा सामान रूम में लेके जाओ। वो लेके जाना तो चाह रही होती है बट फ़ौरन से इजी रोक देता है कि नहीं नहीं तुम नहीं लेके जाओ, मैं लेके चला जाऊँगा। और ये देख के मन में खुश हो रही होती है नियान के शायद मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। बाद में इसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ जियोन और टियान पे ही जमी होती हैं और ये मैडम ये करने की कोशिश करती है कि अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी मैं इसलिए ही वापस आई हूँ, लेकिन ये मना कर देता है कि अभी नहीं, अभी कुछ और टाइम दो। और जैसे ही नोटिस करते हैं कि इसके हाथ पे चोट लगी है फ्रूट्स को काटते हुए, वो फ़ौरन से ही भागा भागा उसका हाथ छुड़ा के इसके पास आ गया था। बट जियोन इसका हाथ पकड़ता हुआ रूम में लेके जाता है और उनके पीछे पीछे तो ये भी चला गया था। और ये देख के अब तो और ज़्यादा नियान का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि इस लड़की को तो मैं इस घर से बाहर निकलवा के रहूँगी। जहाँ पे कि जियोन उस पर अपनी जान मारने को तैयार है, उधर ही देखो जी कैसे उसकी खातिर इसने मुझे इग्नोर कर दिया। सीधा ही पहुँचती है मॉम के पास और उनसे कहने लगी थी कि क्या वो जो लड़की जियोन की पर्सनल मेड है कुछ दिन मेरे यहाँ काम कर सकती है। मॉम तो फ़ौरन से कह देती हैं कि हाँ बिल्कुल। वैसे भी वो तो नियान की शादी अपने बड़े बेटे से ही करवाना चाहती हैं, इनके वो तो इनकी फेवरेट बहू जो बनने वाली थी। इस बेचारी को तो जानबूझ के ही अपने रूम में बुलवा के इतने सारे काम करवाती है कि इसका थकन के मारे बुरा हाल हो गया था, ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी। जो भी एक काम करवाती है कह देती है कि ये ठीक नहीं है, जाके दूसरा काम करके लाओ। आज के दिन तो इसने इसकी हालत ही ख़राब कर दी थी। अब जैसे ये सारे काम करवा लेती है फिर इसके रूम में ही दूसरी मेड्स को लेके आ गई थी कि इसने मेरा बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस चोरी कर लिया है। तुम्हें पता भी है कि उसकी कीमत क्या थी, बिडिंग के लिए जाने वाला था। अब इसे खामखा में ही इल्ज़ाम लगाई जा रही होती है। वो भी कह देती है कि सारा दिन तो मैं आपके साथ काम कर रही थी और आपको अभी भी लगता है कि वो मैंने चुराया है। लगता है कि आप अपना फुल प्लान बना के लाई हैं मुझे घर से निकलवाने के लिए, बट ऐसे तो ज़िंदगी में कभी होगा ही नहीं, मैंने वो चुराया ही नहीं है। क्यों ना पुलिस को कॉल करें, वो खुद ही आके सारे मामलात को सेटल कर लेंगे। अब पुलिस का नाम सुनते ही ऑब्वियसली सी बात है झूठ जो बोल रही थी इसका मोबाइल ले लेती है कि नहीं नहीं पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ तो जियोन भी देख रहा था। अब वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता है कि यहाँ पे इसकी चाल को समझ ना पाता। फ़ौरन से ही आके इसे टियान से अपोलोजाइज़ करने को बोलने लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया था। आपको क्या लगता है कि आप इतनी आसानी से सब कुछ कर लेंगी और मैं भी चुप रहूँगा? अगर आपने टियान से माफ़ी ना मांगी तो मैंने अपने भाई को एंड मॉम को जाके बता देना है। वो भी क्या करती है, अब मजबूरी में उसे भी इससे माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। जिस तरह के ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा था ये बात तो इधर काफ़ी ज़्यादा टियान को अच्छी लगती है। वो तो इसके कपड़े वगैरह भी फिर बाद में समेटने ही लगता है, इसकी हेल्प कर देता है। तो देर के बाद ही आंटी आके से बताती हैं कि बाहर गार्डन में आपके मम्मी पापा आए हैं और आपका ही वेट कर रहे हैं, शायद कि उन्हें आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है। और ये बाहर वही अपना घटिया सा प्लान बना रहे होते हैं कि आज हम जैसे तैसे करके एक बहाने से उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाएंगे और टियान का अबॉर्शन करवा लेंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाना है। और जेट फैमिली को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो प्रेग्नेंट थी ही सही। इससे तो यही झूठ बोल रहे होते हैं कि जल्दी से जाके अपना सामान पैक करके आओ, तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी हैं, तुम्हें उनके साथ ही स्टे करना है। ये बेचारी भी चली ही गई थी।
अपना सामान पैक करने के लिए। बाकी जो कि मम्मी थी और मिस्टर जी उनसे इन लोगों ने बात कर ली होती है। और ये सारा कुछ तो दूर खड़ी मैडम भी नियान देख ही रही थी। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और जो कि इसकी फैमिली थी, पहले तो उन्होंने इसे ही किडनैप करवा लिया था। जब तक कि अपना सामान पैक करके टियान बाहर आती है तो वो उन्हें किडनैप करके जा चुकी थी। ये घबराहट के मारे ग्रैंडमा को कॉल मिलाती है कि क्या आप ठीक हैं। तो ग्रैंडमा कह देती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह अभी से अंदाज़ा हो जाता है कि ओहो, सो इसका मतलब है कि मॉम डैड मेरी ग्रैंडमा का ही बहाना बना के नहीं ब्लैकमेल करके मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते थे। अपने प्लान में तो वो फेल हो ही चुके होते हैं। और इधर नियान मैडम ने गार्ड से कह के इसकी अच्छी खासी कुट लगवा दी थी। इनसे ये पूछ रही होती हैं कि आप लोगों को अगर किसी वीकनेस के बारे में पता है टियान की तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, तभी मैं आप लोगों को छोड़ूंगी। ये भी बता देते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और जेट फैमिली को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। बस फिर क्या था, बाकी जो कि इसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो वीकनेस बताने के बाद आप लोगों को छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। इनकी तो अच्छी खासी दुर्गत बनवा के रखती थी गार्ड से कह के। बाद में से रिपोर्ट्स वगैरह भी मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने पे मालूम हो गया था कि वाकई में ये प्रेग्नेंट है। ये जैसे जियोन के साथ खेल रही थी। अब यहाँ पे मॉम ने भी फैसला कर लिया था कि मैं सारे ही लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को बुलवाऊंगी और ये अनाउंस कर दूंगी कि नेक्स्ट जियोन की वाइफ सिर्फ और सिर्फ यही लड़की बनेगी। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ पे रह रही है, मुझे नहीं मालूम है कि इसने कोई भी उल्टी हरकत की होगी। हमेशा जियोन को प्रोटेक्ट करती है और जब से ये उसकी लाइफ में आई है वो ठीक भी होने लगा है एंड नॉर्मल भी। ये कह देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और इसने तो फैसला बना लिया था कि चाहे जो हो जाए, पार्टी में सारी जेट फैमिली आई होगी, सारी इकट्ठे होंगे तो मैं उनके सामने से एक्सपोज कर दूंगी। फिर देखती हूँ कि ये कब तक यहाँ पे टिक के रहती है। कि मिस्टर जी ने खुद पार्टी में आने के लिए इसके लिए ड्रेस भेजी होती है और यहाँ पे ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा टियान खुश हो रही थी और चेंज करने के लिए रूम में जा रही होती है। तो ये इससे ड्रेस लेने की कोशिश करती है। नियान तो यही कहती है कि तुम मेरे वाला पहन लो और अपना मुझे दे दो, बट नहीं, ये अपना हक किसी को नहीं देने वाली थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे सारे लोग पार्टी में ही आ चुके थे। ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रीटी लग रही थी वाइट ड्रेस में, बट अचानक ही हाई हील्स पहने होने की वजह से इसे चला नहीं जा रहा होता। कोई और नोट करता या ना करता, बट मिस्टर जी ने तो देख लिया होता है। मॉम ने तो सख्ती से इसे ऑर्डर दे दिए थे कि सारी फैमिली ने इकट्ठा हुआ होना है, कोई भी मिसबिहेव मत करना और स्पेशली कि जियोन का ख्याल रखना, समझी तुम। एंड ये कहती हुई फिर अपनी जो दूसरी अपनी बहू तो मान ही चुकी होती है उसे, नियान का हाथ पकड़ के साइड पे ही चली गई थी। और उनके जाने के बाद ही फौरन से जी आता है जो कि इसका हाथ पकड़ता हुआ साइड पे लेके आके बिठा देता है। इसके पाँव पे जो जख्म आ गए थे हाई हील्स पहनी होने की वजह से, वहाँ पे बैंडेज लगा देता है। यही कहने लगा था कि अगर तुम नहीं पहन सकती तो कोई बात नहीं थी, इन्हें मत पहनती, कोई कंफर्टेबल शूज़ ही पहन के आ जाती। वो तो अभी भी इसकी केयर करते हैं एंड पूछ भी लेते हैं कि वैसे जियोन को लेके तुम्हारे क्या ख्याल आते हैं, वो कैसा इंसान है। ये भी कह देती है कि बहुत ही अच्छा, वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल भी रखता है। अब ये सुन के कह देता है कि इसका मतलब है कि मुझे ही पीछे हटना पड़ेगा। ये वाकई में जियोन को पसंद करती है तो जियोन भी इसे करता है, तो मैं इनके बीच में आने की फिर मुझे क्या ही ज़रूरत है। इतना ज़्यादा स्वीट एंड केयरिंग है ना अपने भाई को भी लेके एंड इसे भी लेके। दोनों इकट्ठे में ही खाने की टेबल पे पहुंचे थे तो सारे ही पूछ रहे होते हैं कि आप लोग साथ में मिलके कैसे आए। ये कह देता है कि नहीं, मेरी कॉल आ गई थी तो मैं सुनने के लिए गया था, तो वापसी पे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि हम दोनों साथ में ही थे। मॉम तो अब टियान को सभी से इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं, बाकी सारी फैमिली से भी, कि जियोन इसे पसंद करता है तो मैंने सोचा है क्यों ना इन दोनों की शादी करवा ली जाए। वैसे भी टियान अच्छी लड़की है, बाकी जो कि इसका स्टेटस था, इसका क्या बैकग्राउंड है, इन सारी बातों से तो इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सुन के बाकी सारी फैमिली तो इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, इवन के कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देने लगे थे। ये सब कुछ देख देख के तो नियान का जलन के मारे बुरा हाल के इस लड़की को देखो सारे लोग कैसे ही अपनी फैमिली का मेंबर बना रहे हैं और मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हालांकि मेरी फैमिली का स्टेटस बढ़ के है टियान से, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। बस फ़ौरन से उठ खड़ी हुई थी कि ये लड़की बिल्कुल भी आपकी फैमिली में एंटर होने के काबिल नहीं है। बाकी ये प्रेग्नेंट है, इसके पास जो रिपोर्ट्स वगैरह थी इसने सबको बता दी होती हैं। और ये भी कह रही होती है कि कैसे इसने आप लोगों से झूठ बोला था, आप लोगों को अंधेरे में रखा, और अभी भी आप लोगों को लगता है कि ये जियोन से शादी करने के काबिल है। बस सारे लोग इस पे बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की तो एक नंबर झूठी निकली और इसने हमें धोखे में रखा है।
वेल जी, अब उनसे अपोलोजाइज़ करने लगी थी एंड रोने भी लगती है कि मेरा ये सब कुछ छुपाने का कोई और मतलब नहीं था। मीन के ठीक है, मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी, बट अगर आप लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। बट जॉन ज़िद कर रहा होता है कि नहीं प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, चाहे जिसका भी बेबी है मैं इसे संभाल लूँगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। बट अब बहुत ज़्यादा हो चुका था। फ़ौरन से ही उठ खड़ा होता है जी, इसे तो पहले अपनी कोट से कवर करते एंड सबको कहने लगा था कि इसके बेबी का डैड कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उस रात जो कि इसने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो मैं था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हूँ। और ये सुन के अब ये जो कि इसे अपनी फैमिली से बाहर निकालने के चक्कर में थी, अब सारे काम ही उल्टे पड़ रहे थे। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो कभी भी जी की लाइफ में तो एंटर हो ही नहीं सकती थी। जी ने तो सबके सामने ही टियान का हाथ पकड़ लिया होता है कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ टियान से और किसी से नहीं। और टियान कह रही होती है कि अच्छा, तो आपको पहले से ही पता था कि मैं वही लड़की थी जो कि उस रात आपके रूम में आई थी, बट आपने इस बारे में मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया, मुझे बता तो सकते थे। ये भी कह देते हैं कि मैं चुप रहा था, मैं समझता था कि शायद तुम भी मुझे पहचानती हो, बट तुमने इस बात को कभी मेरे सामने रियलाइज़ भी नहीं किया कि एक्चुअली में तुम प्रेग्नेंट भी हो। अगर इस बारे में बता देती ना तो मैं बिल्कुल भी देरी ना करता। खैर, जो कुछ होना था सो हो गया, अब मैं सबके सामने ही तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि कैसे जी की शामत मोम के हाथों आई होती है। इन्होंने इसके डैड की पिक्चर के सामने से खड़ा कर दिया था। यही कह रही होती हैं कि क्या तुम्हें याद है कि अपने मरते हुए डैड के साथ तुमने क्या प्रॉमिस किया था कि हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखोगे और अपना बिजनेस चलाओगे, बट क्या तुमने ख्याल रखा? एक तो उस लड़की के साथ तुमने नाइट स्पेंड की, ऊपर से तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा भाई जियोन उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है, फिर भी तुम टियान से शादी करने के लिए मान रहे हो। अपने इन सारे वर्ड से पीछे हटो। अगर जियोन को पता चलेगा तो वो कितना ज़्यादा हर्ट फील करेगा, बट नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है। यहाँ पे तो उन्होंने इसकी अच्छी खासी पिटाई भी लगा दी थी कि इसे एहसास तो हो कि इसने कितनी बिग मिस्टेक कर दी है। ये सब कुछ तो जियोन भी खड़ा देख रहा था। वो मॉम से भी कहता है कि आपको भाई को डांटने की जरूरत नहीं है, अगर वो टियान से शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। और आके अपने भाई को देखने लगा था। अगर आप टियान से शादी करना चाहते हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो मुझसे शादी करे या आपसे, रहना तो उसने इस घर पे ही है ना, हमारे साथ रहेगी हमेशा के लिए, और फिर वो मुझे प्रोटेक्ट भी करेगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगी। सो आप लोग शादी कर लें। आपने क्या समझा हुआ था कि जियोन इतना बेवकूफ़ है कि बिल्कुल भी आप लोगों को शादी नहीं करने देगा, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये अपना सामान पैक करके जाना चाहती थी कि उसे पता जो चल गया था कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है, मॉम भी गुस्सा कर रही हैं, वो इस घर में से रहने नहीं देती हैं। जॉन कह देता है कि नहीं नहीं प्लीज़ इस घर से मत जाएं, क्या आप हमें छोड़ के जाना चाहती हैं? वेल, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसे सुलाने के बाद जैसे ही जा रही होती है तो ये पीछे से रोक देता है कि अभी अभी तो आपने जॉन से प्रॉमिस लिया था कि आप यहाँ से नहीं जाएंगी। सो क्या आप वाकई में इस घर को छोड़ के जाना चाह रही हैं? ये अभी इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि ये नोटिस करती है कि ओह नो, इसकी बैक पे तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान हैं। पूछ लेती है कि ये सब कुछ क्या है? ये कह देता है कि वो मैं तुमसे शादी करने के लिए माना हूँ ना, तो इसलिए मॉम थोड़ा बहुत गुस्सा कर गई थी। अगर मैंने बाकी मेड से कहा कि मुझे मेडिसिन लगा दें तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। सो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? ये भी मान जाती है कि ठीक है। अब जैसे वो इसकी शर्ट को उतार के मेडिसिन लगा रही थी, ये अब कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसका हाथ पकड़ के इसने उसे अपनी गोद में ही बिठा लिया था एंड ऑफिशियली उसे शादी के लिए प्रपोज करने के बाद ही ब्यूटीफुल सी रिंग उसे पहना देता है कि ठीक है, पहले मुझसे गलती हुई थी कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद मैं भाग गया था, बट अब नहीं भागूंगा। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? मेरी फैमिली बनना चाहोगी? फैमिली का नाम सुन के अब पहले तो पास्ट के मेमोरीज में खो जाती है कि कोई भी इसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता था। डैड भी कभी इसे अपनी फैमिली का मेंबर नहीं मानते थे। जो अब मौका मिला था कि अपनी न्यू फैमिली बनाने का, तो कह देती है कि ठीक है, मैं आपको एक चांस ज़रूर दे सकती हूँ, मुझे निराश मत कीजिएगा, मेरी भी एक फैमिली होगी। एंड बस यहाँ पे दोनों हक कर लेते हैं। इन्होंने तो शादी करने का फैसला चुन के कर लिया था। जैसे इसे ड्रेस बाय करवाने के लिए लेके आता है, वो तो कॉल आने की वजह से साइड पे चला गया था। ये अपनी वेडिंग ड्रेस को देख ही रही थी तो पीछे से पता नहीं ना जाने कहाँ से इसके मॉम डैड आ जाते हैं, जो कि इसे किडनैप करके ही लेके जा रहे थे कि अभी के अभी जाके अबॉर्शन करवाओ। और वैसे भी तुम इस रूम में क्या कर रही हो? आई तो जी की शादी होने वाली है ना। उन्हें नहीं पता होता है कि जी की शादी टियान से ही होने वाली थी।
अब इसे इन्हें लेके जाते हुए देख के फिर जॉन इनके पीछे भागता है कि प्लीज़ इसे छोड़ दें, आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसे। वो इसे ही धक्का दे के वहाँ से भाग गए थे। अब जितने तक के ऊपर से जी आता है तब तक इसे होश आ चुका था, और बस सर पे चोट लगने की वजह से पहले जो कि एक्सीडेंट हुआ था ये फूल बन गया था। अब इसकी सारी मेमोरी आ चुकी होती है एंड ये कम्प्लीटली ठीक हो गया था। और दोनों ही भाई भागते हैं कि हमें टियान को उनके चुंगल से जैसे तैसे करके बचा के लाना है। इधर मॉम जैसे ही कह रही होती हैं कि अब तुम्हें अबॉर्शन करवा भी लेना चाहिए, चलो कोई नहीं है, जियोन तो तुम्हारी केयर करता है ना, तुम मुझसे शादी तो कर लोगी और ये बेबी भी ख़त्म हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार। और इससे पहले का मज़ीद उससे बदतमीज़ी करते, पहले उन्हें बताने की कोशिश तो करती है कि मैं इसी से शादी कर रही हूँ, बट वो नहीं मान रहे होते। और यहीं पे जियोन एंड साथ ही साथ हमारे हीरो की भी धमाकेदार एंट्री हो ही गई थी, और उसे देखते ही फ़ौरन से आके हक कर लेती है। सी ने भी फैसला कर लिया था, इसके मॉम डैड से यही बोल रहा होता है कि अगर यहाँ पे जिंदा सलामत बच के जाना चाहते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पकड़ा रहा हूँ उस पर साइन कर दो। वो तो यही चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए ये अपना सारा रिश्ता नाता जो भी है टियान के साथ ख़त्म कर लें, कि इन फ्यूचर में कभी भी उसे परेशान ना करें। बाकी जो कि इसकी ग्रैंडमा थी उन्हें भी इन लोगों से उसने बचा के अपनी फैमिली में ही शामिल कर लिया होता है कि तुम्हें अब ग्रैंडमा की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो अब हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। और इन लोगों को तो धक्के मार के साइन करवाने के बाद यहाँ से भगा दिया गया था। अब जैसे इसे पता चलता है कि जियोन तो ठीक हो गया, ये पॉइंट से उसे अक्कर लेती है और इन्हें साथ में हमारा हीरो भी ज्वाइन करता है। तीनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे कि अब हम हमेशा ही मिलजुल के साथ रहेंगे। अब इनकी वेडिंग का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ग्रैंड माँ अपनी पोती को अपना प्यार पाने के लिए इतना हैप्पी देख के उनकी आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। और इवन के जी की मॉम ने भी ग्रैंड माँ का बहुत अच्छे से अपनी फैमिली में वेलकम किया था। इन दोनों को साथ में देख के तो जियोन का फेस भी खिल उठा था, वो तो इनकी हैप्पीनेस की विश करता है। आफ्टर सम रिचुअल्स दोनों एक दूसरे से अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं एंड इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।